हाय एवरीवन। आज की सेशन में हम लोग CSIR नेट 2019 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने सारे क्वेश्चन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से पूछा गया था वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम क्या था, देखिए, द कैविटी ऑफ ए हीलियम नियॉन लेज़र एमिटिंग एट 632.8 नैनोमीटर consist of the two mirrors separated by a distance of 35 centimeter. If the oscillations in the laser cavity occur at the frequencies within the gain band of 1.3 gigahertz, the number of longitudinal modes allowed in the cavity. तो क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मोड कितना होगा इस कैविटी के लिए। तो पहला तो क्या है कि एक लेज़र का प्रॉब्लम है, हीलियम नियॉन एक गैस लेज़र होता है और इसमें जो आपको करने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए वो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देन इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे करेंगे। तो पहला देखिए, ये जो केस होता है कि ये एक्चुअली ऑप्टिकल रेजोनेटर का जो केस है उसको आपको पहले स्टडी करना होगा, देन इसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपको रेफरेंस चाहिए वो क्या है कि लेज़र का जो बुक मिलता है एक्चुअली एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, राजकुमार राइटर का, तो वही बुक फॉलो करें तो लेज़र का जो पार्ट है उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे और भी अच्छे से। तो कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, जो एक्चुअली सिस्टम था वो एक्चुअली क्या था कि एक ऑप्टिकल रेजोनेटर था। तो जिसमें क्या होता है कि टू मिरर, ठीक है, कि ऑप्टिकल रेजोनेटर जो होता है कि टू मिरर में क्या होता है कि एक्चुअली पॉपुलेशन इन्वर्शन के लिए एक मीडियम को जनरेट किया जाता है कि ये मीडियम विद द पॉपुलेशन इन्वर्शन इज़ कैपेबल ऑफ द एम्पलीफाइंग ए लाइट बीम पासिंग थ्रू इट, ठीक है। इफ ए मीडियम इज टू एक्ट एज द ऑसिलेशन व्हिच कैन सप्लाई द लाइट एनर्जी एंड एक्ट ए सोर्स ऑफ लाइट, ए पार्ट ऑफ द आउटपुट एनर्जी मस्ट बी फीडबैक इनटू द मीडियम। तो क्या होता है कि दो मिरर रहता है तो उसके अंदर एक मीडियम को जनरेट किया जाता है, तो जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्शन आपको मिलता है, ठीक है। ऑप्टिकल जो रेजोनेटर होता है तो डी डिस्टेंस में कंसिडर करें कि डी डिस्टेंस में है दो मिरर, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि लाइट का जो क्या होता है कि फीडबैक होने से कि वहाँ पे जो एक्टिव मीडियम जनरेट होता है टू फेसिंग मिरर के अंदर, द मिरर रिफ्लेक्ट द आउटपुट एनर्जी बैक इनटू द मीडियम। तो इसलिए बार बार वहाँ पे क्या होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्शन बढ़ जाता है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द ऑप्टिकल रेजोनेटर। जैसे मैंने एक फिगर ड्रॉ आउट किया है, आप और भी अच्छे से देख सकते हैं कि ऑप्टिकल रेजोनेटर क्या है। बट वहाँ पे जो आपको चाहिए कि लॉन्गिट्यूडिनल मोड सेपरेशन क्या होता है, कि लॉन्गिट्यूडिनल जो मोड सेपरेशन होता है डेल्टा न्यू से डिफाइन किया जाता है, वो होता है C/2D ऑफ n0। d जो होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू मिरर्स एंड c इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड n0 जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मिरर। एंड जो नंबर ऑफ मोड्स होता है, जो एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया था, वो जो कंसेप्ट आपको यहाँ पे जो एक्चुअली लगेगा कि नंबर ऑफ मोड्स क्या होता है। नंबर ऑफ मोड्स जो होता है बैंडविड्थ अंडर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि नंबर ऑफ मोड्स जो होता है बैंडविड्थ अंडर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो है कि डेल्टा न्यू, और बैंडविड्थ को आप न्यू प्राइम से डिफाइन करें तो एक्चुअली जो फॉर्म आ रहा है कि न्यू प्राइम अंडर डेल न्यू, यही होता है नंबर ऑफ मोड्स ऑप्टिकल रेजोनेटर के लिए। ये सारे आप और भी इसको जानना चाह रहे हो तो ये जो बुक है उसको फॉलो करो, वहाँ पे ये सारे कुछ और भी अच्छे से दे रखा है ऑप्टिकल रेजोनेटर के बारे में। तो आपको सिर्फ जो चीज़ चाहिए जो है कि नंबर ऑफ मोड्स क्या होता है कि बैंडविड्थ अंडर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो होता है कि डेल्टा न्यू इक्वल टू C/2D n0। ये जो n0 जो है एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और d जो है डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स, ठीक है। तो यही दो कंसेप्ट आप यूज़ करके
जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हो। सॉल्यूशन भी यहाँ पे कर लेते हैं कि देखिए कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी बता दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कुछ डाटा गिवन था कि हीलियम नियॉन लेज़र के लिए जो वेव लेंथ गिवन था, द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन जो है कि लैम्डा इक्वल टू गिवन था 632.8 नैनोमीटर। तो आप इसको मीटर पे ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा 632.8 ऑफ 10⁻⁻9 ऑफ मीटर, ठीक है। देन कैविटी इज कॉन्सिस्ट ऑफ द टू मिरर्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। जो कैविटी का जो डिस्टेंस दो मिरर के अंदर था वो डी का वैल्यू क्या था कि 35 सेंटीमीटर। इसको भी आप एसआई यूनिट पे ले जाइए कि 35 एसआई पे ले जाएंगे तो क्या आएगा 35 ऑफ 10⁻⁻2 ऑफ मीटर। एंड देन क्या था कि बैंड विड्थ गिवन था। बैंड विड्थ मैंने जिसको न्यू प्राइम से डिफाइन किया था तो क्या था कि 1.3 ऑफ गीगा हार्ट्ज। तो 1 गीगा दैट मीन्स 10⁻6, so 10⁻9 sorry, so this is 1.3 of 10⁻9 of हार्ट्ज, ठीक है 9 हार्ट्ज। सो देन आपको पहले क्या निकालना है कि लॉन्गिट्यूडनल मोड सेपरेशन दैट इज डेल्टा न्यू, क्योंकि आपको चाहिए नंबर ऑफ मोड्स इज नथिंग बट, मैंने अभी बोला है कि नंबर ऑफ मोड्स दैट मीन्स बैंडविड्थ अंडर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो है कि डेल्टा न्यू, और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो होता है कि C अंडर 2D ऑफ N0। तो जहाँ पे N0 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो यहाँ पे मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या है कि 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का था वो 1 था, ठीक है। तो देन C दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 ऑफ 10⁸, और नीचे में क्या आएगा 2 ऑफ D का वैल्यू 35 ऑफ 10⁻⁻2 ये आ गया, और N0 का वैल्यू 1। तो ये आ गया एक्चुअली सेपरेशन, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन जो एक्चुअली हार्ट्ज यूनिट पे आ रहा है, और जो बैंडविड्थ ये भी हार्ट्ज यूनिट पे मैंने भी कन्वर्ट कर लिया था। तो इसलिए यहाँ पे आप न्यू प्राइम का वैल्यू पहले पुट करिए, और देन डेल्टा न्यू का वैल्यू जो आ रहा है 3 ऑफ 10⁸, 235 10⁻⁻2, और ये कैलकुलेशन करने से जो आएगा एक्चुअली जो आ रहा है 2.89 हार्ट्ज, ऐसा कुछ आ रहा है कि 2.89 हार्ट्ज, सॉरी दिस इज 2.89 हार्ट्ज कैंसिल आउट हो जाएगा 2.89। तो अभी आपको जो ऑप्शन में गिवन था कि ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे दे रखा था, और नंबर ऑफ मोड्स कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली आप कंसिडर करें। तो अप्रोक्सीमेटली इसको आप लिख सकते हैं कि क्या है कि 3, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन है कि नंबर ऑफ मोड्स वो क्या होगा कि 3। सिर्फ आपको क्या करना होगा कि देखिए मैंने जो किया है यहाँ पे कि डेल्टा न्यू कैलकुलेट करें जो फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, और देन नंबर ऑफ मोड्स इक्वल टू होता है बैंडविड्थ अंडर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है नंबर ऑफ मोड्स अलाउड जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम था, द एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू द रोटेशनल मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल आर EJ इक्वल टू BJ इंटू J+1 सेंटीमीटर इनवर्स, where the J equal to 0 1 2 all positive integer and B is a constant, pure rotational Raman transitions follow the selection rule delta J equal to 0 ± 2. When the molecule is irradiated, the separation between the closest Stokes and anti-Stokes lines in centimeter inverse unit is 6B, 12B,
4b एंड 8b। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था रामन इफेक्ट से, तो इसके जो कंसेप्ट है तो पहले वो थोड़ा डिस्कस करते हैं, देन इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। तो इसका जो रेफरेंस आपको और भी देखना चाह रहे तो आप फॉलो कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर 20 रामन स्पेक्ट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स का जो बुक मिलता है राजकुमार राइटर का, तो वही आप यूज़ कर सकते हैं। और देन इसमें जो कंसेप्ट चाहिए वो थोड़ा देख लीजिए कि रामन इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है कि 3 फ्रीक्वेंसी का लाइन मिलता है कि एक तो जो इनिशियली जो था वही मिलता है, उसको बोला जाता है कि रैले, जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। और जो 2 लाइन मिलता है, एक की एंटी स्टोक्स और एक क्या है कि स्टोक्स। तो जहाँ पे एंटी स्टोक्स में क्या होता है कि वो क्या होता है, न्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट मिलता है, और इसमें थोड़ा कम मिलता है न्यू नॉट माइनस ऑफ डेल्टा न्यू। बट इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट जो है, इंटेंसिटी जो मैक्सिमम होता है एक्चुअली रैले का, और देन क्या होता है कि स्टोक्स लाइन का, देन जो होता है इंटेंसिटी एंटी स्टोक्स का। ये कंसेप्ट भी आप याद रखें। बट इसमें ये एक इंटेंसिटी वाला कुछ कंसेप्ट नहीं लगेगा, जस्ट आपको क्या बोला गया है कि इधर जो कुछ एंटी स्टोक्स लाइन मिलता है, ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे भी कुछ स्टोक्स लाइन मिलता है, तो आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन बोला गया है, तो उसमें बताना है कि क्लोजेस्ट जो स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन है उसके जो सेपरेशन है वो क्या है। तो पहले मैं थोड़ा और भी डिस्कस कर रहा हूँ कि रैले स्कैटरिंग क्या होता है, कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इज सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द रैले स्कैटरिंग। तो मतलब क्या है, जो स्कैटर्ड फोटोन निकल रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी से सेम होता है, तो उसी को बोला जाता है रैले स्कैटरिंग। दिस फेनोमेना होने के लिए जो चाहिए एक्चुअली इलास्टिक स्कैटरिंग होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड फोटोन्स, एंड इलास्टिक स्कैटरिंग में को पता है कि कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो इसलिए जो इंसिडेंट फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वही स्कैटर्ड फोटोन में मिलता है। जो लाइन मैंने डिफाइन किया है रैले लाइन, तो उसमें क्या होता है, कोई भी फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग होता है। नेक्स्ट देखो कि एक लाइन है कि स्टोक्स लाइन। वो क्या है कि जब फोटोन एंड मॉलिक्यूल में कॉल्यूशन होता है, बट कॉल्यूशन का नेचर जब इलास्टिकली ना होके इलास्टिक ना होके इनइलास्टिक होता है, देन सम एडिशन to the frequency of the scattered photon is less than the frequency of the photons before the collision। तो पहला वाला जो फोटोन था, जो इंसिडेंट फोटोन था, जो कॉल्यूशन होने के पहले, उसका जो फ्रीक्वेंसी था उससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी मिलता है स्कैटर्ड फोटोन में, क्योंकि यहाँ पे इनइलास्टिक कॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसलिए एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। और एक जो लाइन है एंटी स्टोक्स लाइन, तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉल्यूशन बिटवीन द फोटोन्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑकर इनइलास्टिकली, और वहाँ पे जो होता है कि फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटोन में इंसिडेंट फोटोन से ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि एंटी स्टोक्स लाइन में जो फ्रीक्वेंसी मिलता है न्यू नॉट प्लस समथिंग डेल्टा न्यू। तो ये 3 लाइन रामन इफेक्ट में मिलता है, जहाँ पे रैले लाइन में कोई भी चेंज नहीं होता है और स्टोक्स में फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, एंटी स्टोक्स में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है। बट ये जो क्वेश्चन था इसका जो छोटा सा जो आपको जो कंसेप्ट चाहिए था, मैं यहाँ पे तो डिस्कस कर दिया। तो अभी चलते हैं जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी का जो फॉर्म रोटेशनल मोशन का जो एनर्जी मिल रहा था वो गिवन था E J इक्वल टू बी जे ऑफ J+1, एंड जो J का वैल्यू जो बोला गया था 0, 1, 2 ऐसे हो सकता है, और एक सिलेक्शन रूल भी बोला गया था डेल्टा J इक्वल टू 0 ± 2। तो ये जो सिलेक्शन रूल, इसको आप जो एनर्जी का फॉर्मूला था उसमें लगाएंगे तो आपको मिलेगा, एक बार J+2 के लिए आप लीजिए और एक J के लिए लीजिए। तो मैंने पहले क्या किया कि J+2 और J का जो इस फॉर्म में पुट करके
तो एक फॉर्म बनाया कि डेल्टा ऑफ ई जे का वैल्यू क्या है कि बी ऑफ 4j + 6। तो देखिए अभी जो बोला गया था कि फॉर j = 0 पहले कंसिडर करें, तो डेल्टा ऑफ ई का जो वैल्यू आएगा, डेल्टा ऑफ ई ऑफ j वो जो आ रहा है कि 6b आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो लाइन आएगा, तो ये सोच लीजिए कि ये आपका रेले लाइन है, तो उसमें से जो पहला जो एंटी स्टोक्स लाइन आएगा वो क्या होगा कि 6b डिस्टेंस पे आएगा, और यहाँ पे जो मिलेगा ये जो स्टोक्स लाइन ये भी 6b डिस्टेंस पे मिलेगा। ऐसे करके नेक्स्ट जो एंटी स्टोक्स लाइन आएगा वो भी 6b डिस्टेंस पे आएगा, और यहाँ पे जो सेकेंड जो स्टोक्स लाइन आएगा ये भी 6b डिस्टेंस पे आएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है 6b इनिशियल जो है। तो देन देखिए कि ये जो लाइन था रेले लाइन था, ठीक है, और ये जो लाइन था एंटी स्टोक्स लाइन था, एंटी स्टोक्स, एंड ये जो था स्टोक्स लाइन था। तो आपको क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया था कि द क्लोजेस्ट the separation between the closest Stokes and anti Stokes line, closest Stokes and anti Stokes lines। तो क्या होगा कि ये है पहला एंटी स्टोक्स लाइन, ये जो है पहला स्टोक्स लाइन, तो क्लोजेस्ट बोला गया था, तो इसलिए जो सेपरेशन होगा तो देखिए कि 6b एंड 6b, सो दैट मीन्स क्या है कि टोटल 12b आएगा। तो क्या है कि टोटल 12b। तो इसका मतलब है कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो बी पे था, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी। तो ये 2 क्वेश्चन आया था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से। तो ये 2 सॉल्यूशन में आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। अभी इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, जहाँ पे और भी कोई एक टॉपिक को लेके डिस्कस करेंगे।